चौथी दुनिया के इंटरनेट टीवी में आप सबका स्वागत है। 4 अप्रैल को अन्ना हजारे ने अपने साथियों के साथ, जिनमें प्रमुख हैं पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह, वर्ल्ड सूफी काउंसिल के चेयरमैन मौलाना सूफी जिलानी और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय के साथ मिलकर 3 जनसभाओं से संबोधित किया। ये सभाएं अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हुई। 3 अप्रैल को भी अन्ना हजारे ने इन्हीं साथियों के साथ और बहुत सारे समर्थकों के साथ 3 जनसभाएं की थी, भटिंडा, संगरूर और पटियाला में। भाषण में जब अन्ना हजारे को लोगों ने सुना तो इस बात पर सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर जरूरत है, हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर लोगों का क्या रोल है, आम आदमी का, आम हिंदुस्तानी का क्या रोल है। इलेक्शन के लिए जब हम अपने वोट देते हैं, जब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पॉलिटिशियन सामने आते हैं, क्या हम कभी उनका बैकग्राउंड पता करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे मन में स्पष्ट होता है कि हमने किसको वोट देना है और क्यों देना है? बिल्कुल नहीं। हम तो बस चले जाते हैं और आखिर में किसी न किसी को आधे मन से, आधे दिल से, बिना जानकारी के वोट दे ही आते हैं। हमें लगता है ये एक काम है, पूरा कर लेते हैं। हम इसे अपना फर्ज नहीं समझते, तब शायद हम इसको ज्यादा सीरियसली करते। लेकिन अब अन्ना हजारे की जो डिमांड है वो इस प्रोसेस को सीरियस बनाएगी और बहुत ही प्रैक्टिकल बनाएगी। मतलब जहां पर आपके पास कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने वोट पर होगी, वहीं पर एक ऐसी जगह की डिमांड की जा रही है जहां पर आप अपनी राय दे सके। यानी अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, किसी भी कैंडिडेट पे विश्वास नहीं है, तो आखिर में एक ऐसी जगह होगी जहां पर आप अपनी नापसंदगी का इजहार कर सकते हैं। आप इनकार कर सकते हैं वहां पर निशान लगाकर कि मेरा साथ, मेरा समर्थन किसी के साथ नहीं है। जी हाँ, यही है राइट टू रिजेक्ट। एक सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको बोलें, आम हिंदुस्तानी किस तरह से तमाम कैंडिडेट्स को ठुकरा सकता है। वो बिल्कुल इनकार करेगा कि मैं किसी को अपना सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भाषण दिया अन्ना हजारे ने, उसका जो लेखा जोखा था वो यही था। बातों बातों में अन्ना हजारे थोड़े से निजी भी हो गए, जहां उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में हर महिला को या तो माँ की नजर से देखा है या बहन की नजर से देखा है। शायद यहाँ पर उनका इशारा हमारे समाज की तरफ था, क्योंकि आज औरतों को अपना आप कितना अनसेफ लग रहा है। जहां देखिए वहां औरत को लग रहा है कि मेरी तरफ उठने वाली नजर जो है साफ नहीं है, सही नहीं। यानी अन्ना हजारे इस बात की तरफ जोर दे रहे थे कि हमारे नेता या बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से औरतें कितना अनसेफ फील कर रही हैं। तो शायद वो मैसेज दे रहे थे, ये पैगाम पहुंचा रहे थे वहां लोगों तक कि चरित्र का अच्छा होना कितना जरूरी है, कैरेक्टर का अच्छा होना कितना जरूरी है। वोटिंग की बात जब उन्होंने की, वहां पर बिहार का जिक्र उन्होंने बिलखसूस किया, जहां उन्होंने कहा कि पेड वोटिंग भी होती है, आप 1000 रुपए दे दीजिए और वोट खरीद लीजिए। मतलब दोनों ही तरह से एक आम आदमी बेचारा बिक जाता है। या तो उसे पता ही नहीं वोट किसको देना है, और अगर जोर जबरदस्ती करके उसको लिया भी जा रहा है पोलिंग बूथ तक, तो वो पैसे के दम पर है। तो फिर हमारी मर्जी कहाँ है, हमारी जानकारी कहाँ है, हमारा रोल कहाँ है? ये इशारा था अन्ना हजारे का। आइए सुनते हैं अन्ना का ये भाषण। गाड़ी का एक योद्धा है, इस देश का एक शख्स बहादुर है, और इन योद्धाओं को, इन बहादुरों को, इन
नौजवानों को, तमाम देश की जनता को उसी के तख्तोताज के कंगूरे हिलने लगे और उनको पता चल जाए कि जो मुहिम अन्ना हजारे ने छेड़ी है, इस मुहिम से अब हिंदुस्तान के अंदर एक नई आजादी आएगी और आम जनता की समस्याओं का समाधान निकलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की बहादुर कौम जिंदाबाद। जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है, बुजुर्गों की जरूरत है, जो देश के लिए कम से कम अपना एक साथ दे सके। जो लोग एक साथ देना चाहें अन्ना जी के लिए, जनरल साहब के लिए, देश के लिए, वो एक पर्ची के ऊपर अपना नाम, मोबाइल लिख करके अभी हमारे थाने से पहले यहाँ लोग खड़े हैं, ड्राइवर के हाथ में दे दें, मेरे हाथ में दे दें। और जो अभी न दे सकें, एक वेबसाइट, एक ईमेल का पता लिख लें, जनतंत्र मोर्चे का, अन्ना जी का, जनरल साहब का, जनतंत्र मोर्चा @gmail.com, उसके ऊपर अपनी आप सबका मुबारकबाद दी कि आप शायद इस चीज से प्रेरित है कि कुछ किया जाए, और ये करना क्यों जरूरी है। एक 2 लाइन का शेर है, साहिल मकसूद ले चल खुदारा ना खुदा, आज हिंदुस्तान की किश्ती बड़ी मुश्किल में है। आज हिंदुस्तान की किश्ती वाकई में मुश्किल में है, और अगर आप ये सोचते हैं कि ये किश्ती इसको हम बोल नहीं सकते। 40% लोग कैसे भेजेंगे? संविधान में ऐसा कहीं कहा नहीं, पक्ष निकालना, पार्टी निकालना, फिर उन्होंने इलेक्शन लगाना। संविधान ये कहा जनतंत्र, जनतंत्र का अर्थ है जनता ने अपना कैंडिडेट, जनता ने अपना 40% कैंडिडेट खड़ा करना और जनता ने संगठित होकर उसको चुनाव में चुनकर लाकर अंदर आगे भेजना, ये है जनतंत्र। ऐसे 40% लोग जो विधानसभा लोकसभा में जाएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे। आज किसानों की हालत क्या है? माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। आजादी के 65 साल हो गए, कृषि प्रधान भारत देश रहते हैं और उस देश में किसानों की आत्महत्या हो रही, इसको बदलना है हमें। एजुकेशन, शिक्षण महर्षि बोर्ड लगा है, शिक्षण महर्षि, और शैक्षणिक संस्था नीतियां निकाले, कॉलेज क्या क्या, मेडिकल, ये, और शिक्षण महर्षि बन गए और लाखों रुपए डोनेशन लेते हैं, गरीब आदमी शिक्षा नहीं ले पा रहे। ये संविधान का अवमान है। संविधान क्या कह रहा है? हर एक आदमी के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। आज नहीं मिल रहे, गरीब लोगों को उच्च शिक्षा नहीं मिल रही, इसको हमें बदलना है। सिर्फ आपके हाथ में, हम सब लोग के हाथ में चाबी है। ये सब बदलाव आ सकता है, सब आ सकता है। सिर्फ ये गुंडा, ठट्टा, व्यभिचारी लोगों को रोको, 40% लोगों को भेजा और हम संगठित बनकर इस पर नियंत्रण करें, तो ये सब बदलाव हम ला सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है ये ला सकेंगे। तो ये बात हमें आगे क्लियर करना है। इसलिए ये जनतंत्र मोर्चा है। ये जनतंत्र क्या है लोगों को समझ में आ जाए, ये कहने के लिए हम लोग बाहर खड़े। किसी का भी कुछ पैसा नहीं। अभी कई डब्बा घुमाते हैं हमारे भारतीय जी, ये डब्बा घुमाते हैं, इसमें जो लोग कुछ डालते हैं उससे क्या आधार पर ये चलाते हैं। मैं 20 साल लग रहा हूँ, 20 साल किसी का पैसा नहीं लेता है। सभा के बाद झोला रखता हूँ और जनता को बताता हूँ 5 रुपया 10 रुपया झोला कर लेता हूँ। उसी के आधार पर मैं 20 साल लग रहा हूँ और 20 साल लगने के बाद 7 कानून बनाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले कानून हम लोग बनाया महाराष्ट्र में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 10 साल लगा इसको लिए। आखिर मुंबई में बैठ गया आजाद मैदान में, करेंगे मरेंगे। जनता हक पे है, मेरे टुकड़े का पैसा आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं, ये पूछने का हर नागरिक का अधिकार है, वो हक है कि मेरा पैसा आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, मुझे पता करो। इसलिए मैं बैठते रहा 10 साल और आजाद मैदान में बैठ गया। 12 दिन बीत गए अनशन के और राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और ये कानून 2002 में
पहले महाराष्ट्र में लागू हो गया 2002। जैसे 4 उम्मीदवार खड़े और वोटर चाहता है, देखता है कि ये चारों भी गुंडा है, मैं वोट किसको देना? मजबूर होकर शराब का बॉटल लेता, वोटिंग करता, 1000 रुपए के नोट लेता, वोटिंग करता, मजबूर होकर। हमारा कहना है वोटर चाहता कि एक भी पसंद नहीं, आखिरी चिन्ह डाल दो, ना पसंद थी, आखिरी चिन्ह ना पसंद वोटर चिन्ह। अभी वोटर देखे, अभी वोटर देखे, अभी वोटर देखे, अभी वोटर देखे, अभी वोटर देखेगा, 4 उम्मीदवार में एक भी पसंद नहीं है, ना पसंद पर मोहर लगाएगा। अच्छा, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि यहाँ कितने लोगों के नाम आए। यहाँ भी 70 लोगों के नाम आए हैं एक साल का समय देने के लिए। तो मेरा विनती है, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन में थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। अरे दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर तब आता है कि एक दाना को मिटाना पड़ता। और मुझे अभी कोई आया था, एक आदमी, किसी ने चिट्ठी भेजी, वो बड़ा गुस्सा हो गया। मैं बोला नहीं, गुस्सा नहीं होना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग और अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए। समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए अपमान को पीना पड़ेगा। देखो मैं 30 साल से पी रहा हूं, इसलिए यहां तक आ गया। अगर मैं अपमान नहीं पीता तो मैं समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर पाता। पीना पड़ेगा, इंसल्ट को पीना पड़ेगा। अरे महापुरुषों की हालत की लोगों ने, हम तो सामान्य लोग हैं। और प्रकृति का नियम है, जिस पेड़ में फल होते हैं ना, उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल ही नहीं, वह कौन पत्थर मारेगा? फल लगे ना, पत्थर मारेंगे। खास तौर पर नीम के पेड़ पर इतने पत्थर नहीं होते जितने आम के पेड़ पर होते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। तो इसलिए अपमान को पीना पड़ेगा। अब बारिश में देखते ना, नदी में बाढ़ आती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बाढ़ का पानी आता है, ये पेड़ झुकता नहीं, बाढ़ के साथ बहकर चला जाता है। क्यों झुकता नहीं? नदी के किनारे पर घास होता है, बाढ़ का पानी आता है, ये घास झुक जाता है। बाढ़ निकल गई, फिर से खड़ा हो जाता है। क्यों? उसमें झुकने की आदत है, नम्रता है, वो बहकर नहीं जाता है। किसी ने एक शेर कहा ना, झुकता तो वही है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और आकड़ना ये मुर्दे की पहचान होती है। आकड़ता तो मुर्दे। समाज के और देश के भलाई के लिए हम ये करना पड़ेगा। हाँ, दुश्मन के लिए तलवार भी है हम, दुश्मन के लिए, लेकिन समाज और देश के भलाई के लिए करना है। मेरी विनती है, यहाँ 70 लोगों के जो नाम आए हैं, तो उन्होंने इस बात को, हम लोग आपको फिर से संपर्क करेंगे। आप लोगों ने फिर यहाँ हमारा जो स्वागत किया सबका, इसलिए आप सबके लिए धन्यवाद। जनसभा में जब आपने अन्ना हजारे को अभी सुना, तो क्या आपको लगा कि यही बात शायद मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए आप तक आ जानी चाहिए? नहीं आई। कल का दिन भी बिल्कुल वैसा ही रहा। जरा सा दिल तो फिर से टूट ही गया, क्योंकि टेलीविजन ने फिर एक बार कुछ भी कवर नहीं किया। साथ ही साथ जब हमने अखबारों पर नजर डाली, तो कुछ एक आध अखबारों ने अन्ना हजारे और जनरल वीके सिंह की एक फोटो छापी है, और साथ ही साथ एक अखबार ने अन्ना हजारे चूंकि अब हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं, तो उन्होंने हरियाणा का उनका जो आगे का प्लान है उसको थोड़ा सा कुछ लाइन्स में डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पर अन्ना का क्या प्रोग्राम रहेगा। इतनी ही थी अखबारों की कवरेज। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि अखबारों ने कितनी जगह दी है आज इस रैली को, इस रेवोल्यूशन को। हिंदुस्तान ने एक कैप्शन दिया है जिसके साथ लिखा है, बठिंडा में बुधवार को अपनी जनतंत्र यात्रा के दौरान पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह से गुफ्तगू करते हुए अन्ना हजारे। जनसत्ता ने इसी कैप्शन को अपने अखबार में दिया है और साथ में लिखा है, बठिंडा में बुधवार को जनतंत्र यात्रा के दौरान अन्ना हजारे से बात करते हुए पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह। दैनिक भास्कर की खबर है, अन्ना हजारे आज से हरियाणा। ये तो थे कुछ अखबार। यहाँ पर शायद हमारे बोलने की गुंजाइश कम रहती है,
इसलिए हम आप तक चौथी दुनिया एक्सक्लूसिव फुटेज पहुंचाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग सुनेंगे जनरल वीके सिंह को, जिन्होंने अपनी बातों में बिल्कुल एक आर्मी मैन की तरह ही कुछ ऐसी बातें सामने रखी जो आपकी और हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, यानी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने कुछ एक मिसालें भी देकर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम डिग्निटी के साथ जिए, अपने सम्मान के साथ जिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो बोला, हम उस चीज को कोट करते हैं कि अगर आप अपने घुटनों के बल बैठे हैं और कोई आपकी तरफ कोई चीज फेंकता है, आप वो चीज उठा तो लेते हैं लेकिन एक कीमत अदा करते हैं आप, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप यही चीज सर उठाकर मांगते हैं तो शायद आपको यहाँ पर समझौता नहीं करना पड़ता है। पूरी लाइफ आर्मी में देने के बाद उनके लिए इन कुछ बातों से ज्यादा प्रथम और क्या हो सकता है। उनके लिए तो इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट ये जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अगर उनकी फिलॉसफी पर हम गौर करें तो फिर तो इंसान को मर जाना बेहतर है, ना कि उस स्थिति में रहना जहां पर आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां पर आपका कोई मान सम्मान ना हो। तो चलिए सुनते हैं उनको उन्हीं के अंदाज में। और वो आसान तरीका है, घुटने के बल बैठ जाइए, जो आपकी तरफ कुत्ते की तरह कुछ फेंके वो ले लीजिए, सिर नीचा करिए, घुट घुट कर जीते रहिए। इसकी भी एक कीमत है, और वो कीमत है अपने स्वाभिमान को छोड़ देना, अपनी इज्जत को छोड़ देना, अपने इकबाल को छोड़ देना। रैली में अपने भाषण के दौरान वर्ल्ड सूफी काउंसिल के चेयरमैन मौलाना सूफी जिलानी ने भी पुरजोश अल्फाज में एक जबरदस्त भाषण दिया, जहां पर उन्होंने जोर दिया कि प्यार, मोहब्बत और एकता के धागे से अगर हम लोग बंध जाएं तो हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। फिर सामने का पॉलिटिकल सिस्टम कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कैसे ही षड्यंत्र क्यों ना रचे, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी को वो अलग नहीं कर सकते। उनकी आवाज में, उनकी बातों में खूब जोश था, खूब वलवला था, और जोर इसी बात पे दे रहे थे कि आम आदमी एकजुट हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। जहां पर खास करके वो इशारा कर रहे थे कि अगर इस वक्त हम अन्ना के साथ जुड़ जाते हैं तो 5 महीने के बाद जो दिल्ली में जनसभा होगी उसमें हम जरूर सत्ता बदल सकते हैं, उसमें तख्ते पलट सकते हैं, बशर्ते हम लोग आज एक हो जाएं और समझें कि इस एक होने का, एकजुट होने का क्या मतलब है, इससे देश को क्या फायदा मिलने वाला है। आखिर में उन्होंने खूबसूरत शेर से अपने भाषण को खत्म किया, मौत उसकी कि जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो मरने को सभी आए हैं दुनिया में। आइए सुनते हैं मौलाना सूफी जिलानी को। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो हम सब एक हैं, हम सब में एकता है, हम सब में अखंडता है, हम सब में भाईचारा है। हम पैगाम प्यार का लेके आए हैं, मानवता का लेके आए हैं, स्नेह का लेके आए हैं, भाईचारगी का लेके आए हैं, प्रेम व्यवहार का लेके आए हैं। और इस डोर को मजबूत कर लीजिए। जिस दिन इस डोर को मजबूत कर दिया तो न कोई एमपी आपको बिगाड़ सकेगा, न कोई एमएलए आपका बिगाड़ सकेगा। दोस्तों, फर्क आपको करना है, तराजू के 2 पल्लों में रख करके आपको तौलना है, और तौलने के बाद उसका रिजल्ट, उसके नतायज आपको निकालना है कि एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक तरफ वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक तरफ वो सियासी जमातें हैं जिनका खुद का बेनिफिट होता है, खुद के फायदे होते हैं। हम कोई फायदा और कोई तमन्ना लेकर के नहीं आए हैं। अगर तमन्ना लेके आए हैं तो इन काले अंग्रेजों से देश की आजादी की तमन्ना लेके आए हैं। बड़ी खुशी होती है जब पंजाब के किसी भी शहर से गुजरते हैं कि पंजाब के बहादुरों की शक्ल सूरत को देखकर अल्लाह करे, वो मालिक करम करे जिसके हम सब बंदे हैं, कि हम में एकता पैदा हो जाए। और आने वाले 5 महीने के बाद जब दिल्ली से आवाज दे अन्ना हजारे, जनरल वीके सिंह, संतोष भारतीय और ये सेवक सूफी जिलानी, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बहादुर कौम पंजाब की दिल्ली की तख्त पर विराजमान होकर बता दे कि अगर तुम देना नहीं जानते हो तो देश की एकता में वो ताकत है कि वो लेना जानती है। आज हम लेने आए हैं। इसलिए दोस्तों, तकरीर और वाद और लच्छेदार की बात नहीं है, सिर्फ वार्ता की बात है।
गुफ्तो शुनीद की बात है, आपस में डिस्कस की बात है। हम आपको बेदार करें, जगाएं, आप हमें बेदार करें, जगाएं, और इस देश की एक नई तस्वीर बना डालते हैं। इस देश की एक नई तस्वीर बना देते हैं। मौत उसकी कि जिसका जमाना करे अफसोस, मौत उसकी कि जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो मरने को सभी आए हैं दुनिया में। आज भगत सिंह की मौत पर अफसोस क्यों है? राजगुरु की मौत पर अफसोस क्यों है? महात्मा गांधी की मौत पर अफसोस क्यों है? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे कि खुद भूखे रहे मगर देश को भूखा न रहने दिया, खुद प्यासे रहे मगर देश को प्यासा न रहने दिया, खुद सूली पे चढ़ गए, फांसी खा ली मगर पूरे देश को फांसी से बचा लिया, यानी अंग्रेजों से आजाद करा लिया। आज ये चार फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार है। इस डाइस से, बरनाला की सरजमीन से ललकारता हूं आपकी तरफ से भारत सरकार को, पंजाब की सरकार को, बीजेपी, कांग्रेस को, सारी पार्टियों को कि होश में आ जाओ, अब हमें न्याय लेने के लिए उठकर खड़ा होना है। दोस्तों, अपने आप न्याय हो जाएगा, दोस्तों अपने आप इंसाफ मिलने लगेगा। लेकिन जब ये चीजें पैदा हो जाएंगी, जब ये हृदय जैसा कि अन्ना हजारे लेके चले हैं, जनरल वीके सिंह लेके चले हैं, संतोष भारतीय लेके चले हैं, हम वही चाहते हैं कि आज आपको परेशानी है, आपका कोई कहने वाला नहीं, मजबूरी है। मैं समझता हूं कि अगर सूफी जिलानी जैसी आप इस डाइस पर कह रहे हैं, ऐसा हम करने से गुरेज इसलिए करते हैं कि अगर हमने कोई इनकलाब पैदा किया तो बगल का हमारा साथी जो नेताजी के बगलगीर है उन्हीं से कहेगा बदमाश है, ये आपके खिलाफ है, इसको पुलिस से कह के मरवा पिटवा दो। मैं इसी डाइस से अपने पुलिस के उन बिरादर भाइयों को कहूंगा कि माना कि आपके जिस्म पर ये खाकी है, माना कि आपके बदन पर ये यूनिफॉर्म है, मगर पहले आप इंसान हैं। मजबूरी आपके साथ भी है कि ये भ्रष्टाचारी नेता, अगर आप न्याय करना चाहते हैं मगर करने नहीं देते हैं, लेकिन जो मर्द की औलाद होता है, जिसका जमीर बेदार होता है, जिसका हृदय मन अच्छा होता है, वो परवाह नहीं करता है, इंसाफ देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, उनका साथ मालिक देता है। तो मैं अपने पुलिस बिरादरियों से भी यही कहूंगा, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारा खून है, ये तुम्हारा ब्लड है। उन सफेद पोश गद्दारों से बात आ जाइए, इनकलाब जल्दी आने वाला है। ऐसा न हो कि ये देश उठ खड़ा हो और इन गद्दारों को इस देश में भी ठिकाना न मिले। देश के होकर के फिर भी विदेशी बने हुए हैं, हमारे होकर हमसे दगा कर रहे हैं। क्यों शिकायत समीम गैरों से, हमने अपनों से चोट खाई है। तो अल्लाह के वास्ते आप लोग उठ खड़े हुए, इनकलाब जिंदाबाद का यहां से नारे लगाते हुए दिल्ली तक गूंज पैदा कर दीजिए। चुनिएगा उन्हें जिनके मन में न्याय का जज्बा हो, इंसाफ देने का जज्बा हो, वरना बाइकाट कर दीजिए उन सारी पार्टियों को जो दगा करती फिर रही हैं, गद्दारी करती फिर रही हैं। और एक चीज आखिर में आपसे कहना चाहूंगा, अन्ना हजारे जी, जनरल वीके सिंह साहब, ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट और मिनती और निवेदन है कि उठकर खड़े हो जाइए, बता दीजिए कि जनरल अन्ना हजारे आवाज देना दिल्ली, एक एक बच्चा कुर्बान होने को तैयार है। लगा दो नारा इनकलाब, 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 जनतंत्र मोर्चा, जनतंत्र मोर्चा, अन्ना हजारे, जनरल वीके संतोष भारतीय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की आम जनता। बहुत पुरजोश भाषण हो रहे थे और बहुत मतलब और मकसद की बातें की जा रही थी। ऐसे में चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारती भी मंच पर आए और उन्होंने भी उन्हीं दो बातों का जोर दिया जिस पर अन्ना का ध्यान लगातार जा रहा है, व्यवस्था परिवर्तन और 25 सूत्रीय कार्यक्रम। संतोष भारती ने कहा कि अगर एक आम आदमी इन दो चीजों को समझे तो वो अपनी ताकत को जान पाएगा। उन्होंने जनरल वीके सिंह की मिसाल दी कि उन्होंने पूरी जिंदगी कितने इज्जत, रौब और रुतबे से जी है। अब रिटायर होने के बाद एक और खूबसूरत जिंदगी का आगाज करने के बजाय वो पैदल धूप में भूखे प्यासे क्यों निकले हैं? क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने देखा है उस गरीब लड़के को जो अलग अलग प्रांत से आकर फौज में भर्ती होता है और क्या होता है उसके साथ, कहाँ मिलता है उसको इंसाफ, किस कुर्सी पर पहुंचता है वो, किस जगह पहुंचता है वो।
उसकी जिंदगी जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, उसकी प्रोग्रेस तो कभी नहीं होती। संतोष भारती ये कहना चाह रहे थे कि यही चीज एक गरीब आदमी को समझनी है, और हिंदुस्तान में कितने ही लोग हैं जो गरीब हैं, लेकिन अब उनके ये मान के चलना होगा कि अगर वो अपनी मर्जी का, अपने वोट का इस्तेमाल करें और वाकई में इस पूरे सिस्टम को चेंज कर सके, तो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है ये खत्म हो जाएगा। फासला इतना कि मान लीजिए दोनों एक दूसरे के कुछ लगते ही नहीं है, बहुत गहरी खाई की तरह ये फासला हो गया है। अपने भाषण में और भी कुछ एक बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया, आइए सुनते हैं। अन्ना कहते हैं कि जनता को अपने भेजे हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार है, इससे बड़ी ताकत जनता को मिल ही नहीं सकती, इसलिए इस ताकत के लिए लड़ना जरूरी है। और व्यवस्था परिवर्तन के ये कदम है। अन्ना ने 25 सूत्री कार्यक्रम बताया है। 25 सूत्री कार्यक्रम अन्ना के संगठन की वेबसाइट जनतंत्रमोर्चा.org पर लिखी हुई है। पंजाबी में कल रात में लोगों ने बंटवा के मैंने देखा कि 25 सूत्री कार्यक्रम छपवा के बंटवाए हैं। आप भी उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करें, अंग्रेजी में करें, हिंदी में उसमें है, उसको आप कृपा करके पढ़ें। वो 25 सूत्री कार्यक्रम ऐसे हैं जो इस देश की किस्मत को बदलने वाले हैं। आदरणीय अन्ना हजारे का सपना उसमें है, और अन्ना हजारे के इसी सपने को साकार करने के लिए देश के वो सारे लोग खड़े हो रहे हैं जिनका रिश्ता राजनीति से कभी नहीं रहा, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अगर वो सामने नहीं आए तो ये भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हमारे बच्चों के भविष्य को खा जाएंगे, उसे जीने नहीं देंगे। और शायद इसीलिए जनरल वीके सिंह अन्ना हजारे के साथ मिले हैं। सेना का अध्यक्ष, भारत की गौरवशाली सेना का अध्यक्ष, दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी सेना का अध्यक्ष, जिसे कहीं गवर्नर कहीं राजदूत होना चाहिए, शाम सारी जिंदगी मेहनत की, अब रिटायरमेंट के बाद अच्छी शाम गुजारनी चाहिए, अच्छी रात गुजारनी चाहिए। आपके बीच गर्मी में पैदल चलता हुआ, गाड़ी पे चलता हुआ, जहां धूप होती है लोग बुलाते हैं, उतर करके ये लोगों से बात करने चले जाते हैं। क्यों घूम रहे हैं? शायद इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इस शख्स ने देश का दर्द देखा है। सेना के सिपाही हमारे देश के सिपाही हैं, अमीरों के बेटे नहीं हैं, आपके बेटे हैं, गरीबों के बेटे हैं सिपाही। उनका दर्द जनरल वीके सिंह ने जाना है कि आपका दर्द एक सिपाही के मन में कितना गुस्सा पैदा करता है। इस देश में विद्रोह न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि इस देश में व्यवस्था बदले, और व्यवस्था नहीं बदली तो मैं आपको बताता हूं एक पत्रकार के नाते, ये देश बहुत बड़े संकट का सामना करने वाला है। नक्सलवादियों की लड़ाई एक तरफ है जो विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हमारी गरीबी का फायदा उठाकर हम लोगों को लालच देकर के अपने साथ खड़ा कर इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। और ये सरकारों में बैठे लोग, विपक्ष के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां इस चीज को नहीं समझ रही हैं। महंगाई का बढ़ना नकली है, शिक्षा न मिलना नकली है, बेरोजगार बनने देना नकली है। इसलिए नकली है क्योंकि इसमें कुछ लोगों के फायदे हैं, उनके फायदे जो आपकी दुख पर अपनी खुशी मनाते हैं, जो आपके दुख पर अपना घर भरते हैं, तिजोरी भरते हैं, उनके खिलाफ इनकलाब कहने का वक्त आ गया है। मैं अन्ना की एक बात से और बहुत मुझे अच्छा लगा, जहां राजनीतिक दल लोगों में अपने दलाल ढूंढते हैं, वहां अन्ना हजारे आजादी के लिए, संपूर्ण परिवर्तन के लिए लड़ने वाले नौजवानों की तलाश कर रहे हैं। अन्ना हजारे का यह कहना है कि जो इस देश में परिवर्तन के लिए 1 साल दे सकता है, मैं उसकी तलाश करने के लिए देश में निकला हूं। और उसके लिए आप में से जो लोग अन्ना के आंदोलन में, संपूर्ण परिवर्तन में, नौजवान हो, बहनें हो, बुजुर्ग हों, जो भी अपना 1 साल का समय देना चाहें, कम से कम 1 साल का, वो अभी एक पर्ची के ऊपर अपना नाम, पता, मोबाइल लिखकर यहाँ अन्ना जी या मेरे सामने दे दें। अन्ना जी उन लोगों को फिर अपने यहाँ 1 महीने के बाद बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये अन्ना हजारे और उनके प्रमुख साथी
इनकी आवाज में जोश है, इरादे हैं, आशाएं हैं। बस जरूरत है कि सारा भारत इन्हें समझ सके, इन्हें समर्थन दे सके और अपनी अपनी जगह अहद करे कि इन्हें जब भी हमारी जरूरत पड़ती है, जहां जहां हमारी जरूरत पड़ती है, ये आवाज दे तो हम चले आए। क्योंकि हम एक और एक मिलेंगे तो अनेक हो जाएंगे। एक और एक मिलेगा तो एक काफिला बन जाएगा। बूंद बूंद से ही तो समंदर बनता है। यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है 25 सूत्रीय प्रोग्राम में से तीसरे सूत्र की बात करने का, यानी थर्ड पॉइंट। इसमें बताया गया है कि जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विलेज में अपना एक सिस्टम चलता है, उसको किस तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, एम्पावर कर दिया जाएगा। यानी जो हमारी ग्राम सभा है उसको वो सारे पावर्स दे दिए जाएंगे, वो सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, ताकि वो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो उसके निर्णय खुद कर सके। जी हाँ, स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जिसपे सबका अधिकार है। गुड हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कैसे इंप्रूव हो जाए गांव में रहने वाले लोगों की, इसके लिए उनको सक्षम कर दिया जाएगा। एजुकेशन किस तरह से और कैसे दी जानी चाहिए बच्चों को, ये भी वो फैसला खुद ही करेंगे। और गाँव को किस चीज की जरूरत है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कैसी फैसिलिटीज की जरूरत है, ये तब मुमकिन होगा जब हम गांव को एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड यूनिट की तरह अलग करेंगे। हिंदुस्तान बना तो गांव पर ही है, तो खुद ही सोच लीजिए, अगर हमारा हर गांव एम्पावर हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट इकाई बन जाता है, एक ऐसा ब्लॉक इतना मजबूत बन जाता है, तो फिर आगे क्या चाहिए हमें। यानी ये मजबूत कड़ियां जुड़ती जाएंगी और पूरा देश मजबूत हो जाएगा। गाँव का शख्स यहाँ आकर अपने लिए इंसाफ कब मांग पाया है, या हम यहाँ बैठकर उस तक कब जा पाए हैं। तो दे दीजिए उसे हक, दे दीजिए उसे अधिकार, ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, वो आपके अपने निर्णय खुद ले सके, बिना आपके अंडर रहे, बिना आपकी विनती की और बिना आपके वक्त का इंतजार किए। ये है इस सूत्र का, इस कार्यक्रम का तीसरा पॉइंट। यानी शुरुआत मजबूती की अगर करनी है तो वो गांव से होनी चाहिए, गांव में बसे हर घर से होनी चाहिए। और अब प्रोग्राम में वक्त है आपकी फीडबैक का। हम आपसे कहते आ रहे हैं कि आपके पास अन्ना हजारे से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई भी ऐसी घटना हो, वो हमारे साथ शेयर करिए। या अगर आप उनके बारे में कुछ भी सोचते हैं, वो हम तक ले आइए। या इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद, नियति मसौदे को पढ़ने के बाद, या अन्ना हजारे को सुनने के बाद अगर आपका कोई सुझाव है, उसको हम तक भेजिए। हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में शामिल करें और घर बैठे सारे लोग उसको सुन सकें और ये जान सके कि हम जब अन्ना के साथ जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अपने दिमाग से, अपने दिल से कुछ काम ले रहे हैं और इस मिशन को और मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है, कोई ऐसी ऑडियो वीडियो क्लिप है जो आप हम तक भेजना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोग्राम के बाद हमारा ईमेल आईडी जरूर मिलेगा। उसे अपनी जगह लिख लीजिए और याद रखिए कि आप हमको जल्द से जल्द इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में कोट ऑफ द डे, यानी वो सुनहरे शब्द जो अब तक के भाषण में कहे गए, वो ये कि सत्ता चलाने वाले लोग अगर देना नहीं जानते तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हम लेना जानते हैं। देखते रहिए चौथी दुनिया का इंटरनेट टीवी।